बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 8, उसका नाम है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो मल्टीप्लायर क्लास मल्टीप्लाई करने से जब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं मैथ में तो एक चीज़ कई गुना बढ़ती है। तो मल्टीप्लायर का मतलब भी यही है कि जब एक चीज़ में कई गुना इजाफा हो। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस मतलब ये कि किसी चीज़ की एक्शन की वजह से, किसी चीज़ के एक्शन के बदले में किसी और चीज़ में कितना चेंज आता है, वो कितना रिस्पॉन्स देती है, कितने डिग्री तक, कितने गुना। चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल कॉज ए ग्रेटर चेंज इन नेशनल इनकम। वो कहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में अगर हम इजाफा करें तो वो हमारी नेशनल इनकम में इजाफा कर देगा। ये कैसे करेगा ये हम आगे देखेंगे। नेशनल इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करें, बढ़ाएं, तो उसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। मल्टीपल टाइम्स मतलब कई गुना। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 100, उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट है 600। चेंज इन इन्वेस्टमेंट 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम। इनिशियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू 500, न्यू नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1500। चेंज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से नेशनल इनकम में कितना चेंज आया है। तो इसका फार्मूला है चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से चेंज है वो नीचे होता है और जिसमें चेंज देख रहे हैं वो ऊपर आता है। तो हम नेशनल इनकम में चेंज देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से। तो चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल वाई मतलब चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय डेल आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 500। दोनों का हम चेंज देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का चेंज कितना था 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500 और नेशनल इनकम का चेंज क्या था 500 माइनस 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000। तो इस तरह से जब इसको डिवाइड किया 1000 डिवाइड बाय 500 तो आंसर आया 2। तो ये आंसर हमें शो कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट में तो इस तरह की हमने तब्दीली की है जिसकी वजह से नेशनल इनकम में 2 गुना चेंज आया है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2 मतलब कि जो नेशनल इनकम है वो 2 टाइम्स बढ़ी है, 2 गुना इजाफा हुआ है उसमें। इसके बाद है अजम्पशंस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शुड रिमेन सेम। अजम्पशन मतलब जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड था या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट था, तो मोस्टली जब हम कोई लॉज वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें कुछ चीजें हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उन वो जो लॉज होते हैं ना वो हर किस्म के हालात में एप्लीकेबल नहीं होते। कुछ सिचुएशंस में वो एप्लीकेबल नहीं भी होते। तो जिन सिचुएशन में वो एप्लीकेबल नहीं होते, हमें डर होता है, उनको हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से अब ये वाला जो लॉ बनाया गया है मल्टीप्लायर का, इसमें हम कुछ चीजें पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, फर्ज कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शुड रिमेन सेम। वो कहते हैं कि अब हमारी जो कंजम्पशन है मार्जिनल वो सेम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट शुड बी कंटिन्यूअस, इन्वेस्टमेंट को हम मुसलसल चेंज करते रहेंगे। देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन स्पाइट ऑफ चेंज इन इनकम। वो कहते हैं कि इनकम की तब्दीली के बावजूद कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एनी चेंज इन गुड्स प्राइस कैन चेंज द कंजम्पशन पैटर्न। अब देखें, अगर किसी चीज की प्राइस में तब्दीली आएगी, अगर सपोज प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर के पास इनकम भी कम हो जाएगी। इसके बाद क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट अचीव्ड बिकॉज इफ देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी और इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट causes the inflation which would lessen the real effects of the investment। फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब होता है फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जिस तरह से हर बंदे को हम नौकरी दे दें तो मतलब ये कि हर बंदे को हमने रोजगार दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो इंसानी जराए हैं, जो इंसानों से हम काम ले सकते हैं, उनको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। फुली तौर पर उनको एम्प्लॉय किया हुआ है हमने। तो फुली एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं। अगर हम इंसानी अगर हम ह्यूमन रिसोर्स देखें तो हम कहते हैं इसका मतलब है हमने लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अब वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट अचीव, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से हमने यूटिलाइज नहीं किया हुआ। इफ देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं कि अगर हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कोई भी अभी कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी ना हो, कोई एक्स्ट्रा अभी कैपेसिटी ना हो, जितनी कैपेसिटी थी पूरी की पूरी यूज कर रहे हैं, देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट causes the inflation which would lessen the real effects of the investment। Tax rate should remain same।
Any change in tax rate causes the change in disposable income which further affects the consumption पैटर्न। वो कहते हैं टैक्स रेट जो है वो सेम होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से जो भी टैक्स लगाया जाता है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर वो जितना लगाया गया था उतना सेम ही रहेगा पूरे प्रोसेस में। एनी चेंज इन टैक्स रेट causes the change in disposable income, वो कहता है कि टैक्स रेट में तब्दीली की वजह से डिस्पोजेबल इनकम में फर्क पड़ जाता है। मैंने आपको कहा था कि एक बंदे की 10,000 इनकम है और 2,000 उसने हुकूमत को टैक्स देना है, तो 2,000 कट करके बकिया 8,000 उसकी डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो अपने इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज कर सकता है। अगर टैक्स होता 3,000 तो जाहिर सी बात है फिर डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो जाएगी, अब 7,000 बचेगी। सो ए स्टेबल फिस्कल पॉलिसी इज नीडेड फॉर स्मूथ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है बजट वगैरह से रिलेटेड, तो वो कहते हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, उनमें कोई तब्दीलियां नहीं आनी चाहिए टैक्स रेट वगैरह में और बकिया चीजों में। क्यों? ताकि हमारा जो मल्टीप्लायर का प्रोसेस है ये भी स्ट्रेट रहे, स्मूथ रहे। क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल, नो इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो वो कहता है कि इसमें हम जो है ना फॉरेन ट्रेडर की एक्टिविटी को नहीं देखेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। ये क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं देंगे, सिर्फ लोकल ट्रेड देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसके बाद है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। डेल वाई चेंज इन नेशनल इनकम, के कांस्टेंट है, डेल आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के इज ए फंक्शन विच मीन्स डिपेंडेंट, ये अब आपको याद हो चुका है, प्रोडक्शन फंक्शन भी था, कंजम्पशन फंक्शन भी था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी था, अब ये कौन सा मल्टीप्लायर फंक्शन है। चेंज इन नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट की तब्दीली की वजह से हमारी नेशनल इनकम में तब्दीली आती है, तो इसलिए चेंज इन नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। The numerical coefficient K is the function indicates the increase in income due to increase in investment। K जो है शो करता है कि इन्वेस्टमेंट की तब्दीली की वजह से इनकम में क्या तब्दीली आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना लोग ज्यादा से ज्यादा कारोबार करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उतना ज्यादा फिर इनकम आएगी। The investment multiplier KI indicates a relationship between an initial increment of investment and resulting increase in aggregate income। वो कहते हैं ये K जो है ना ये रिलेशनशिप शो कर रहा है चेंज इन नेशनल इनकम में। क्यों? चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, कितनी इंक्रीमेंट आया, कितना बढ़ी, जिसकी वजह से अब इनकम जो है उसमें भी इजाफा हुआ। इसके बाद नोट, वी कंसीडर द चेंज इन एक्सोजीनस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ओनली बिकॉज दे आर डीम्ड एज बेसिक नेसेसिटीज टू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशनल और नेशनल वेलबीइंग, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड आर डन इवन व्हेन लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट आर जीरो। हमने कहा था कि ऑटोनोमस वो होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। अब जिस तरह से ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चाहे हमारे पीछे से इनकम आ रही है या नहीं। सेम इस तरह से वो कहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है ना ये हमारी होती है नेसेसिटीज से रिलेटेड, जिसका कंजम्पशन था हमने कहा था नेसेसिटीज है ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड है लग्जरीज। और इस तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये कहता है क्योंकि नेसेसिटीज से रिलेटेड है। अब जो इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं उनके बिजनेसेस तो चल रहे होते हैं, तो इस तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को क्या कहता है, वी कंसीडर चेंज इन एक्सोजीनस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ओनली बिकॉज दीज आर डीम्ड एज बेसिक नेसेसिटीज टू, किसी एक अकेले बंदे के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या पूरी कौम की भलाई के लिए, या उसकी सेहत के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, एंड आर डन व्हेन इवन लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट आर जीरो और क्लोज टू जीरो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के आगे एक्सप्लेनेशन है मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर इन क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर, जो आप खर्चा करते हैं दूसरे के लिए वो अर्निंग होती है। Portion of national income which is consumed is called marginal propensity to consume। इनकम में से जितना आप खर्चा कर रहे हैं, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं पैसे, वो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी टू कंज्यूम है, पहले हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। इसके बाद है पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम व्हिच इज सेव्ड इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Suppose we have 1,000 national income and we have 50% marginal propensity to consume. It means we consume 500 rupees and save 500 rupees. But in multiplier, we will have a complete chain and series of events. We will continue this process. So total change in national income can be as described as in the following. अब इसमें change in national income को वो बता रहा है। वो कहता है कि suppose 10,000 हमारी तनख्वाह है और उनमें से हम 5,000 खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है हमारी टेंडेंसी टू कंज्यूम, मार्जिनल टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 500, और बच्चे जो बच गए वो हम सेव कर रहे हैं, तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, वो भी 5,000 है, दोनों की 5,000 है, अगर टोटल 10,000 इनकम की डिस्पोजेबल। तो चेंज इन नेशनल इनकम क्या है, 1,000 प्लस 1,000 इंटू 50% प्लस 1,000 इंटू 50% इंटू 2 प्लस 1,000 इंटू 50% इंटू 3। ये क्या कह रहा है, वो ऐसा ऐसा अब 1000 था, फिर 500 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 125 हुआ,
तो इस तरह से ऐसा ऐसा वो क्या कहते हैं कम होगी। अब यहाँ पर देखें कि 1000 इज इक्वल टू 1। अब ऊपर वाले जो चेंज इन नेशनल इनकम है डेल वाई इज इक्वल टू 1000 प्लस 1000 इनटू 50%। इस पूरी स्टेटमेंट में से, इस पूरी लाइन में से हमने 1000 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 50% प्लस 50% इंटू 2 प्लस 50% इंटू 3। अब ये पूरा फैक्टर जो है ना, ये एक ऐसे समझ ले एक सेपरेट कंपोनेंट है, इसकी पूरे फैक्टर जो है ये 1 प्लस 50% वगैरह वगैरह। इसकी जगह पर हम एक और फार्मूला लगा सकते हैं जो कि एक दिया जाता है हमारा इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज फार्मूला फैक्टर है, कौन सा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इस पूरे फैक्टर 1000 के आगे वाले पूरे फैक्टर की जगह पर हम इस फार्मूला का पुट करेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो यहाँ पर लिखेंगे a की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 50%, तो आगे आएगा 0.5। तो 0.50% किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। ये मैंने सेपरेटली इधर व्हाइट पोर्शन में लिख दिया है। तो इस न्यूमेरिकल को खैर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके एंड पे फार्मूला वही बनेगा कि डेल y इज इक्वल टू 2000, तो डेल y इज इक्वल टू डेल a इनटू k। अब 2000 मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से जो नेशनल इनकम में चेंज आता है, कितने गुना चेंज आता है, फर्क ये हमने देखना है। हमने उसको वैल्यू को नहीं देखना कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में 10,000 का इजाफा हुआ है तो नेशनल इनकम में हमारी 5,000 का इजाफा हुआ है, नहीं, हम ये कहेंगे कितने गुना इजाफा हुआ है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लीकेशन है, इसमें हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं चीजों को। ये ग्राफ बनाया गया है। The graph shows that MPC is assumed to be 0.5 and initial change in investment of rupees 1000. The investment of 1000 will lead to add in GDP by 2000. Therefore, each rupees 1 of investment has been multiplied 2 times. वो कहता है, ये शो कर रहा है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट में अगर 1 रुपए का इजाफा हो तो नेशनल इनकम में 2 रुपए का इजाफा हो। इसके बाद टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, पहली क्या है पॉजिटिव मल्टीप्लायर और दूसरी है नेगेटिव मल्टीप्लायर। पॉजिटिव क्या है, ग्रेटर इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी इजाफा करें तो नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा जब चेंज आ जाए तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव मल्टीप्लायर है। और नेगेटिव मल्टीप्लायर क्या है, ग्रेटर डिक्रीज इन नेशनल इनकम फ्रॉम टिनी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट में आप हम थोड़ी सी अगर कमी कर दें तो जो नेशनल इनकम है उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। पहला पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में दोनों इजाफे वाली बात है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इजाफा नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है। दूसरे में कमी वाली बात है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी कमी नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा कमी कर देता है। इसके बाद क्या है लिमिटेशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑफ मल्टीप्लायर वर्क्स अंटिल द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम फुल्ली तौर पर यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसकी फुल एम्प्लॉयमेंट है या फुल यूज नहीं है। वंस फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर बिकम इनइफेक्टिव, क्योंकि जब हम एक रिसोर्स को पूरी तरह यूज कर देते हैं उसके बाद हम उसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकते तो वो मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो फुली रिसोर्सेज को यूज कर चुका है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर का वहां पर फंक्शन खत्म हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर वर्क्स ओनली इफ कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन सरप्लस। If sufficient amount of consumer good is not available, consumer will not be able to spend their income along any increase in their income. वो कहता है कि जब हमारे पास सामने चीज नहीं है मार्केट में तो क्या हम कोई पैसे खर्च कर सकेंगे, जब चीज नहीं है तो खरीदेंगे कैसे। टाइम लैग्स, टाइम लैग स्टेट्स ए डिले बिटवीन एन इकोनॉमिक एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमी में कोई एक एक्शन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके दरमियान जो टाइम डिफरेंस होगा। The second limitation with the effectiveness of a multiplier effect is that a time lag exists between when the initial investment will be made and when the full effects of multiplier will be felt. इन्वेस्टमेंट में जब चेंज है और उसका जब इफेक्ट देखा जाए नेशनल इनकम में, उस दरमियान में जो टाइम लैग जो डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस उसे कहते हैं टाइम लैग। मल्टीप्लायर एक्सटेंशन, मल्टीप्लायर इन क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। पहले कौन सा था, इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर हुकूमत की तरफ से टैक्सेस वगैरह जो लग रहे थे उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। अब हमारा है इन प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब हुकूमत की मौजूदगी में मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स एमपीटी, परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम हुकूमत को टैक्स की शक्ल में देते हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी टू टैक्स। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टी टी टैक्स है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस प्लस एमपीटी। Suppose people are saving 30% of their income voluntarily and paying 20% as tax to the government.
then the tax multiplier will be KT is equal to 1 divided by MPS और MPT था ना, तो S मतलब सेविंग, सेविंग कितनी है 30% है, परसेंटेज को जब हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.3 आएगा, और टैक्स कितना है 20% है, परसेंटेज को हम फिगर में चेंज करें 20% डिवाइडेड बाय 100 तो 0.2 आएगा, तो KT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.5, तो आंसर आएगा 2। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या है, टैक्स का 2 है। उसके बाद मल्टीप्लायर एंड ओपन इकोनॉमिक मॉडल विद द इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले हमने मल्टीप्लायर देखा सिर्फ हमारे मुल्क की बात है, और वो भी हुकूमत की अदम मौजूदगी में, हुकूमत के टैक्सेस वगैरह शामिल नहीं किए। फिर हमारे मुल्क की बात थी, उसमें हुकूमत की मौजूदगी में थी, टैक्सेस की भी बात की। अब हम पाकिस्तान से बाहर का इफेक्ट भी देखेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इंटरनेशनल ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन इकोनॉमी। KM किसे शो कर रहा है, M इंपोर्ट्स को शो करता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPT प्लस MPM। अब देखें, जब सिर्फ सेविंग की बात हो तो डिवाइडेड बाय 1PS, जब सिर्फ कंजम्पशन की बात हो तो डिवाइडेड बाय MPC, जब सिर्फ टैक्स की बात हो तो MPT, जब सिर्फ इंपोर्ट्स की बात हो तो MPM, अगर सेविंग टैक्स इंपोर्ट सब की बात हो तो 1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस MPT प्लस MPM। Suppose people are saving 30% of their income voluntarily and paying 20% as tax to the government. In addition, people are also spending 10% of their income on imports. Then value of multiplier will be. अब यहाँ पर 1 divided by सेविंग का 30% है, 30 divided by 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.3, फिर 20% टैक्स है, 20 divided by 100 तो 0.2, फिर 10% इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो 10 divided by 100 0.1। तो इस तरह से ये M निकल आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स। एक्सेलरेटर, अब वहां पर देखिए हमने मल्टीप्लायर में क्या कहा कि एक चीज में तब्दीली की वजह से दूसरी चीज कई गुना बढ़ जाए, मल्टीपल टाइम्स, तो मल्टीप्लायर कहा। अब सेम इस तरह से एक्सेलरेटर है, ये भी एक चीज के प्रोसेस को फास्ट करता है, एक्सेलरेट करता है। वो किस तरह से, मल्टीप्लायर में हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट में तब्दीली की वजह से नेशनल इनकम में तब्दीली आती है। एक्सेलरेटर में हमने ये देखा नेशनल इनकम की तब्दीली की वजह से इन्वेस्टमेंट में जो तब्दीली है। चेंज इन इनकम एक्सेलरेट द चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड करे वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनकम पे डिपेंड ना करे वो ऑटोनोमस होती है। तो अब देखें यहाँ पर इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में तब्दीली आई थी, तो इसका मतलब है वो वाली इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड करती है वो कौन सी थी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम एक्सेलरेट मतलब फास्ट करती है द चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। चेंज इन लेवल ऑफ इनकम कॉजेज द ग्रेटर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वही है, इनकम में तब्दीली जो है इन्वेस्टमेंट में चेंज लाती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल गुड्स वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स या रिसोर्सेज। चेंज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स कॉजेज द ग्रेटर चेंज इन डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स। वो कहता है कि अगर कोई हमारी इन्वेंट्री की ज्यादा डिमांड आ रही है तो पीछे से रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक मशीनरी रखी तो हमने 200 फोटोकॉपी निकाले, अब 500 फोटोकॉपी का ऑर्डर आ गया है और वो मशीन सिर्फ 200 फोटोकॉपी निकाल दी है, तो अब हम इजाफी पीछे से और मशीन खरीदेंगे। तो अब कंज्यूमर गुड की डिमांड के बढ़ने की वजह से हमने पीछे से अपने रिसोर्सेज को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है, कैपिटल गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन I is equal to F into Y, del I is equal to beta into del Y, beta is equal to del I divided by del Y। beta क्या is a function which means dependent, change in investment depends upon the change in income। उलट काम है, वहां पर जो पीछे हमने देखा था वहां पर हमने क्या कहा था, वहां पर कोएफिशिएंट था K क्या है, फंक्शन है which means dependent, change in national income depends upon the change in investment। यहाँ पर क्या है, beta is a function which means dependent, change in investment depends upon the change in income। The numerical coefficient beta is a function which indicates that increase in investment due to increase in income। वहां था increase in investment causes increase in income, यहाँ है increase in investment due to increase in income। The accelerator indicates the relationship between an initial increment in income and resulting increase in investment। बिल्कुल टोटली उसको लुटा रहा है। Assumptions क्या है, इसमें भी कुछ चीजें हम पहले से assume कर लेते हैं। Constant capital टू आउटपुट रेशो, COR मतलब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो, C कैपिटल, O आउटपुट और R रेशो। कैपिटल और आउटपुट की रेशो कितनी है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, जितना कैपिटल था उतना ही प्रोडक्ट उसी रेशो से बनाया, तो जिस रेशो से वो बन रहा था उसी को हम कांस्टेंट रखेंगे। एग्जिस्टिंग प्लांट्स आर ऑपरेटेड एट देयर फुल कैपेसिटी, जो हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी है, प्लांट्स हैं, मशीनरी है, उसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन है उनकी, फुल एम्प्लॉयमेंट है। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट्स
would be necessary in order to meet any change in demand for consumer goods. Installation of new plants would be necessary in order to meet any change in demand for consumer goods. हाँ, अगर कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ गई तो पीछे से हम नई मशीनरी लेकर आएंगे. As for available reserve capacity, production at plants can be increased without making new investment. अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई कैपेसिटी थी तो न्यू इन्वेस्टमेंट की बजाय उसी को हम पहले यूज करेंगे. There is surplus availability of resources to provide more plants and equipments needed to produce consumer goods. There is surplus availability of resources to provide more plants and equipments needed to produce consumer goods. Flexibility in production. Firms should be capable of providing quick response to any change in demand for consumer goods. Existence of high degree of flexibility in production process is a precondition, basic condition. Credit money is considered to be elastic. Credit is considered to be elastic such that funds for induced investments are readily available. Conversely, if economy is facing shortage of fund, the rate of interest would be high and induced investment will be restricted. जब बैंक वाला ज्यादा सूद लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हम उधार कर्जा ही नहीं मिलेगा जब. इसके बाद है इन टेबल्स को हम आगे इस शक्ल में पढ़ते हैं. एग्जांपल, we use example of a furniture industry to explain this model. Suppose that to produce a dining set of worth 1 lakh, we require 5 plants of worth 3 lakh. Assuming capital output ratio is 1:3. वो कैसे? अब यहाँ पर देखें कि वो कहता है कि हमारे पास जो हम उसको कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री हमारी है जिसको हमने प्रोड्यूस करना है वो क्या है 1 लाख है और उसके रिक्वायर चाहिए हमें प्लांट्स जिनकी वैल्यू क्या है 3 लाख है. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो 1.3 which depicts that value of accelerator is 3. If demand for furniture remain 1 lakh then an investment of 3 lakh would be required. हमें पता चल गया है इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो इसकी इतनी प्रोडक्ट बना पाएगी. If next year there is no change in demand for dining set, means no need to add new stock of capital as existing capacity is enough to produce existing demand for consumer durables. मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की तरफ से पहली दफा हमने ट्राई की कि अगर हम इतना कैपिटल रखें तो इतनी डिमांड के मुताबिक इतना हमने चीजें प्रोड्यूस की हैं. अब हमें पता चल गया है कि एक फोटोकॉपी 200 प्रिंट निकालती है, तो अगली दफा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक ही मशीन रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि 200 प्रिंट तो ये निकालेगी. हाँ, अगर ज्यादा आएगी डिमांड तो फिर और ऐड करेंगे मशीनरी. अदरवाइज हमें अब अंदाजा हो गया होता है कि ये कैपिटल और आउटपुट की रेशियो इतना होती है, एक मशीनरी हो तो वो 3 प्रिंट निकाल सकती है. Suppose that one plant becomes useless every year as a result of depreciation. हर चीज है उसकी लाइफ ऐसे ऐसा कम होती है, खराब हो जाती है. तो हो सकता है वो कहता है हर साल हमारे पास पहले साल से 3 मशीनें आ रही थी तो हर साल एक मशीनरी कम होती जाती है. Therefore, at the end of every year, replacement investment of 65 plants of worth 3 lakh. तो इसका मतलब है हर कितने का है 60,000 का है. Then cost of each plant will be इतना must take place to replace the old. वो कहता है कि हमारे पहले दिन 3 मशीनें थी, हमें पता चल गया 3 मशीनें जो है वो 6 प्रिंट निकालती हैं. अब अगली दफा अगर डिमांड में तब्दीली होगी तो हम इधर से नई मशीनें लाएंगे अगर डिमांड और बढ़ जाएगी. या ये हो सकता है कि जो 3 मशीनें थी डिमांड तो उतनी है लेकिन इधर से एक मशीन खराब हो गई है. हर साल हमें पता है कि साल के एंड पर एक ना एक मशीन खराब हो जाती है डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, इस्तेमाल होने की वजह से खराब हो जाती है. तो इस तरह से भी उसमें चेंज आएगा. लेकिन ओवरऑल वो कितनी होगी इन्वेस्टमेंट 60,000 की होगी क्योंकि हमने एक से और मशीनरी लेकर आए हैं, क्योंकि एक मशीनरी 60 की है और 5 मशीनें थी तो 3 लाख की. Let's now suppose that demand for dining set increased to 1,20,000. To meet this demand, the firm needs stock of capital of 3,60,000. क्योंकि उधर से डिमांड अगर हमें पता चल रहा है कि यार हमें डिमांड ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ गई है तो इधर से मशीनरी इजाफी लेकर आएंगे. एंड न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 will take place. With net investment of 60,000, we need replacement expenditure of 60. Firm's gross investment will raise to 1,20,000. एक हमने मशीनरी इजाफी रखी क्योंकि डिमांड उधर से बढ़ गई तो इजाफी 60,000 लगा. उधर से फिर एक पुरानी मशीन भी खराब होती है हर साल तो 60,000 उसके ऊपर भी लगा. तो टोटल कितना खर्चा हुआ 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट न्यू करना पड़ गई. We can see that a 20% increase in demand for consumer goods led to a change in gross investment by 100%. This significant change in gross investment is the upshot of accelerator principle. अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो required to produce 1 unit of output. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने आउटपुट इनपुट की जरूरत है. एक आउटपुट यानी कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन
को प्रोड्यूस करने के लिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पीछे से कैपिटल कितना चाहिए, तो वो इसे कहते हैं 3:1। अब यहाँ पर है कि every year one plant has to be replaced, वो तो हमें कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज 3 into चेंज इन आउटपुट पर शेयर। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो समझ लें कि एवरेज है कि एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने इनपुट की जरूरत पड़ती है। दिस शोज दैट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट जंप्स अप ड्रामेटिकली। On the flip side, if output begins to drop, then we see a sharp decrease in level of investment. अगर आउटपुट कम होता रहेगा तो पीछे से इन्वेस्टमेंट हम कम कर देंगे। This is why it is called the accelerator effect. A change in output accelerate the change in investment. इनकम देखते हैं उसकी बेस पर फिर इन्वेस्टमेंट में तब्दीली आती है। लिमिटेशंस क्या हैं? Time and resource to adjust the level of capital stock are not considered. These costs may be business costs due to installation of new machinery. In searching for the optimum level of capital stock, firm may reach this point smoothly rather than jump in between. There may be spare capacity within the firm, which means it doesn't need to increase new net investment by such a large amount. Its existing resource could manage. Accelerator principle works only if full employment level in an economy has not yet reached. If once full employment has reached, then resources like labor and capital will no longer available to produce consumer good. Therefore, accelerator principle will become ineffective. वो कहता है कि कैपेसिटी होनी चाहिए अगर हमने एक चीज का प्रोसेस को बढ़ाते रहना है। अगर पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली तो वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। जब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा किसी चीज में तो हम कहेंगे एक्सेलरेट कैसे हो रही है, तो एक्सेलरेटर इनइफेक्टिव हो जाएगा। Accelerator principle is workable only if there is a constant capital output ratio, which is not possible practically. साथ ये भी उसने बता दिया। Accelerator principle works only if there is a long-term increase in demand for consumer goods. If entrepreneurs are expecting that rise in demand for consumer goods is temporary, they will not take new investments. अगर एक बाई चांस ही कोई हमारी डिमांड में इजाफा हुआ है प्रोडक्ट की, तो इसकी वजह से हम नई फैक्ट्री नहीं लगा देंगे। मतलब अगर हमें लगे कि परमानेंट हमारा कस्टमर बढ़ गया है, डिमांड अब हर दफा इतनी ही बढ़ेगी, उसके लिए फिर हम पीछे से इन्वेस्टमेंट भी चेंज करेंगे। अब पहला केस क्या था? मल्टीप्लायर का, उसके बाद एक्सेलरेटर का। इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम में चेंज आ जाए, ये मल्टीप्लायर था। फिर आगे उस इनकम की वजह से आगे जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाए वो एक्सेलरेटर है। अब ये टेबल्स है, इनको मैं इधर बताता हूँ। Table shows that year 1 and 2 are the years of economic expansion. Expansion का मतलब है economic growth, economy जब बढ़ रही हो। Year 3 is of peak, where the national output is at its maximum. Year 1 और 2 क्या कहते हैं? Expansion के हैं। यहाँ पर देखें ऊपर वाली टेबल में Year 1 और 2 कहता है expansion के हैं। इकोनॉमी जो है यहाँ पर ग्रो करेगी। आगे इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, इंक्रीजिंग आउटपुट। Year 3 कहता है पीक का है। Year 3 आगे पीक का है। यहाँ पर इकोनॉमी आखिरी लेवल पर है। यहाँ इकोनॉमी क्या है? बिल्कुल हाई लेवल पर है, हाई अच्छे रेट पर है, अच्छे रेट से बढ़ रही है। अब Year 4 and 5 आर ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, यहाँ पर इकोनॉमी ऐसा ऐसा कम हो रही है। वेयर आउटपुट इज डिक्रीजिंग। Year 4 and 5, Year 4 और 5 को देखें, यहाँ पर देखें अब पीक पर थी 41.4, उसके बाद इकोनॉमी कम हो रही है 34.5 फिर 23.8, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो नीचे आ रही है। Year 8 and 9 showing the economic expansion as output is increasing. Conclusion क्या निकला? Changing level of income and output represent a series of cyclical fluctuations. Note क्या है? Changes in national output are attributed towards the interaction of multiplier and accelerator. बात सारी वही है कि नेशनल इनकम में तब्दीली इन्वेस्टमेंट की वजह से है, तो एक्सेलरेटर। अगर इन्वेस्टमेंट में जो है तब्दीली है इनकम की वजह से, तो वो क्या है? मल्टीप्लायर है। तो उलट है दोनों एक दूसरे के। इसके बाद है बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशंस ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो इकोनॉमी होती है ना किसी मुल्क की मईशत, वो क्यों नहीं इतनी आसानी से कंट्रोल होती? क्यों इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना फेल हो जाते हैं? क्योंकि ये टोटली फ्लक्चुएशन होती है इसमें, कभी ऊपर कभी नीचे। एक फैक्टर का अच्छा इम्पैक्ट डाला तो दूसरे का नुकसान हो जाता है। अगर हमने उधर से रोजगार दिया तो उधर से फिर महंगाई करना पड़ जाती है। ये एक कॉमन एग्जांपल है। तो इसमें इस वजह से इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। देयर आर डिफरेंट फेजेस इन ईच in which one can analyze, recognize and therefore can use an indicator for future events. यहाँ पर देखिए, ये हमारी
ग्राफ शो किया गया जो हमारी इकोनॉमी को शो कर रहा है। एक पीक पॉइंट है, एक रिसेशन है, एक ट्रफ है, एक रिकवरी है। पीक होते हैं जब इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, रिसेशन होते हैं जब इकोनॉमी ऐसा ऐसा खराब हो रही हो, ट्रफ होते हैं जब इंतहाई बुरी हालत में है, फिर ऐसा ऐसा जब बेहतर हो तो वो रिकवरी होती है। फिर दोबारा अगर ऊपर पहुंच जाए पीक पे तो हम कहते हैं इस टाइम बूम है, पीक है, पूरी तरह अच्छी सिचुएशन में इकोनॉमी चल रही है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The graph shows that throughout economic history, there is often an upward trend in the level of economic growth. Peak and troughs form, but after each cycle, the level of real GDP is greater than before. Business cycles are economic fluctuations of an economy in long run. Such fluctuations are experienced through four distinct phases: peak, contraction, trough, and revival. Revival वही recovery. अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। Characteristics of peak यानी boom period. The economy is expanding. This means that output, income, employment, prices, and profits should all increases. At this stage, bank issue the credit more freely, which facilitate the firm to invest in increasing the output to meet the demand of consumers with high income. Output grows as does overall business optimism. Business में positive change आता है. A growing economy also means that there may be inflationary pressure caused by high demand. Demand बढ़े तो price बढ़ती है, inflation बढ़ती है, तो inflationary pressure and insufficient level of output, उधर से चीजों की कमी shortage हो. To temper this pressure, central bank are likely to increase the interest rate. Interest rate central bank कौन सा है? State bank. As output increases, there comes a point where it cannot expand further, which is when the cycle reaches its peak. वो कहता है एक लम्हा आता है जब इकोनॉमी एक ऐसे लेवल पर पहुंचती है कि उसके आगे मजीद नहीं बढ़ सकती, तो उसे हम कहते हैं पीक। ग्राफ के ऊपर जो ये ऊपर वाला पॉइंट शो किया गया कर्व का। इसके बाद है characteristics of downturn or recession. At this stage, economic activity begins to slow down. अब इकोनॉमी ऐसा ऐसा बिगड़ने लगी है। When demand begins to decrease, firms begin to scale back their production and investment plan. That shows a steady decline in output. During downturn or recession, we generally do not expect the increase in prices because deflation is a recessionary indicator. Bank reduce the credit they issue. Firm cancel the orders that they place and people begin to lose their jobs, which further decreases the level of aggregate demand. This eventually takes the economy into state of recession. ऐसा ऐसा स्लो पढ़ रहा हूँ, बातें सिंपल सी हैं, समझ सकते हैं आप। Characteristics of trough or depression. In this phase, unemployment levels are high, incomes low, consumer demand low, and investment low. The economy slips into a state where output remains very low. There is an underutilization of resources as machinery lies dormant. और जो मशीनरी है, जो रिसोर्सेज है, उनको हम फुली यूज नहीं कर रहे, अंडर यूटिलाइजेशन, बहुत कम इस्तेमाल है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली लो एज प्रॉफिट्स एंड प्राइस गो लोअर एंड लोअर. Economic activity is at its lowest, meaning the business cycle is at its trough. Characteristics of recovery or revival. The depression doesn't last forever. Economy gradually converts itself into revival. वो कहते हैं कि हमेशा इकोनॉमी बुरे हालात में नहीं रहती, वो ऐसे से दोबारा रिकवरी की तरफ जाती है. Consumers who had postponed their expenditure in the hope of further cut in prices raise their expenditure. तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने चीजें खरीदना बंद कर दी थी कि क्या पता चीजें मजीद सस्ती हो जाएं, अब वो दोबारा से खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे. There would be an increase in level of economic activity as demand begins to increase slightly. With an increase in demand, production increases, causes an increase in investment. This causes a steady rise in output, income, and business confidence. This leads to an increase in investment, somewhat helped by banks increasing the credit. Credit कहते हैं उधार को, लोन को. Asset in the economy begin to be utilized again, and level of GNP increases once more. During this process, economy then enters a phase of recovery or revival, and the cycle continues.